नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और इस सुखी परिवार को बनाए रखने के लिए हमें खुद में संयमित होने की ज़रूरत है। परिवार नियोजन के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। और आज हमारा विषय भी यही है, परिवार नियोजन कल और आज। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर स्मृति नारायण, जो कि रिम्स में पदस्थापित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मेघा प्रियदर्शनी, जो कि नामकुम में पदस्थापित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल मेघा जी से है। मेघा जी, परिवार नियोजन पखवाड़ा क्या है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन पखवाड़ा के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलता है वो 1952 में जी जन्म दर को कम करने के लिए और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करने के लिए चलाया जा रहा यह पहला शुरुआत किया गया यह कार्यक्रम है जी। इस पखवाड़े के दौरान हम लोग 4 मुख्य पखवाड़ा बनाते हैं, जिनमें से 2 मिशन परिवार कल्याण पखवाड़ा है, जो कि हम लोग जनवरी से मार्च तक बनाते हैं और अप्रैल से मई तक बनाते हैं जी। जो तीसरा पखवाड़ा है उसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पखवाड़ा कहते हैं, जो कि हम जून से अगस्त तक बनाते हैं। और जो चौथा पखवाड़ा है वो वैसेक्टोमी पखवाड़ा है, जो कि हम लोग नवंबर से दिसंबर के समय में बनाते हैं। और इन सभी पखवाड़ों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम परिवार नियोजन की जितनी भी सेवाएं हैं उनके प्रति लोगों की जागरूकता और स्वीकार्यता को बढ़ा सके। अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो हमारे झारखंड वासी परिवार नियोजन को लेकर कितने जागरूक हैं? जी, अगर हम झारखंड की बात करें और महिलाओं की बात करें तो अगर महिलाओं में देखा गया है कि सिर्फ 72% 72% महिलाएं हैं जो परिवार नियोजन की सुविधाओं को लेकर जागरूक हैं। और अगर नव विवाहित महिलाओं के बारे में कहें तो 80% महिलाएं हैं जो इनके बारे में जागरूक हैं। पर वहीं अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में सिर्फ 55% पुरुष हैं जो कि परिवार नियोजन की विधियों के बारे में जानते हैं, और जिसमें नव विवाहित पुरुष करीब 60% हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस तरह महिला की तुलना में पुरुष आज भी बहुत पीछे हैं इस मामले में। और कई पुरुषों का तो ये भी मानना है कि परिवार नियोजन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये एक धारणा है जो कि हमें अपने आने वाले दिनों में इसको बदलना है। जी। अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे झारखंड का क्या आंकड़ा है? चूँकि स्मृति जी ने आंकड़ों की बात की, तो झारखंड का क्या आंकड़ा है परिवार नियोजन को लेकर? हमारे परिवार कल्याण कार्यक्रम में जो हम लोग का टारगेट है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि कुल प्रजनन दर है उसको 2.1 करना है 2025 तक। तो ये दर हमें बहुत गर्व है ये बताने में कि हमारे देश भारत ने ये TFR का 2.1 रेट हासिल कर लिया है। पर जहां हम अपने राज्य झारखंड की बात करें तो ये दर अभी भी 2.1 नहीं है। इसका प्रेजेंट में अभी TFR का रेट 2.3 है, जो कि हमें 2025 तक घटा करके 2.1 लाना है। तो और बाकी राज्यों से अगर हम कंपेयर करें तो झारखंड और राजस्थान ही 2 एक ऐसे राज्य हैं जिनका ये TFR रेट के हिसाब से वो चौथे स्थान पे हैं। तो अभी हमें बहुत मेहनत करनी है इसको अचीव करने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जिस प्रकार से सक्रिय है परिवार नियोजन को लेकर के और इतनी सारी कार्यक्रम कैंपेन चला रही हैं, इस तरह से अगर हम बढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 तक हम ये दर निश्चित ही पा लेंगे। स्मृति जी, एक डॉक्टर होने के नाते जो लोग भी आपके पास आते हैं, चाहे वो परिवार नियोजन को लेकर आ रहे हों या वो परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको लेकर आ रहे हों, आप लोग उन्हें क्या क्या सलाह देती हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है कीर्ति जी आपका। तो सबसे पहले जब कोई भी ऐसा दंपति हमारे पास आता है या महिला आती हैं तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। उनकी उम्र क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, कितना साथ वो रहते हैं, क्या डेली वो दवाइयाँ ले पाएंगी या उनको सुइयाँ ज़्यादा वो प्रेफर करेंगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम उनको तरह तरह के मेथड्स बताते हैं
और उनको समय देते हैं कि आपस में वो राय सलाह करके वो जो दंपति है वो खुद ये निर्णय ले सके कि उनके लिए क्या सही रहेगा। और इसको हम कैफेटेरिया अप्रोच या बास्केट ऑफ चॉइसेस अप्रोच भी बोलते हैं कि जैसे हम कहीं खाने गए, हमें मेन्यू दिया जाता है कि ये सब यहाँ मिलता है, लेकिन फाइनल निर्णय ये हमारा होता है कि हम उसमें से क्या लें। तो उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगी, जैसे कोई नवविवाहित दंपति हमारे पास आया जिनके एक भी बच्चे नहीं है, तो ऐसे लोग को हम चाहते हैं प्रोत्साहित करना, ये बताना कि पहले बच्चे में वो जितनी देरी करें वो उनके लिए इतना अच्छा है, क्योंकि किसी के ज़िंदगी में भी बच्चा आना ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है और उसके लिए उस दंपति को मानसिक रूप और आर्थिक रूप दोनों रूप से तैयार होना चाहिए। तो जब सही समय आए, अगर वो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उसको पूरा करें, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं और उसके बाद वो बच्चा लाने की सोचें। तो बच्चा डिले करने के लिए कई सारी विधियां हैं। अगर पुरुष के बारे में बात करें तो उन्हें हम कॉन्डोम सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो कई तरह के अभी गर्भ निरोधक पिल्स हैं, जैसे माला डी माला इन प्रोग्राम में, जो डेली लेने पड़ते हैं। और अब एक बहुत अच्छा पिल्स आया है जैसे कि छाया, जो कि हफ्ते में बस एक बार लेना होता है, वो भी आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद सुइयां हैं जो 3 महीने में सिर्फ एक बार लेनी पड़ती है, और आई पिल जैसी चीज़ें हैं लेकिन जो कम साथ रह रहे हैं, संभोग के 72 आवर्स के अंदर वो पिल लिया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जो ये मॉडर्न मेथड्स हो गए। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में थोड़ा फेलियर रेट ज़्यादा है, जैसे कि कैलेंडर मेथड है, इसमें हम बताते हैं महिलाओं को कि उनके 2 तरह के साइकिल्स कभी छोटे होते हैं कभी बड़े। महीनावारी जो साइकिल होता है, एक महीनावारी से दूसरे महीनावारी का जो गैप है, कभी 28 दिन का होता है, कभी 30 दिन का। तो बस एक एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ। तो जो छोटा साइकिल अगर उसमें से 18 घटाएं और 12 साइकिल में से 10 नंबर घटाएं, तो मान लीजिए अगर छोटा साइकिल 28 दिन का, तो 28 से 18 10वां दिन आता है, और बड़ा साइकिल 30 से 10 20वां दिन आता है। तो 10वें से 20वें दिन ये उनके लिए अनसेफ पीरियड है, उस समय उन्हें संभोग अवॉइड करना है। तो पर ये सब मेथड के साथ है कि ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दवाई नहीं ले रही है, लेकिन फेलियर रेट हाई है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है कि उन 10 दिन वो बिल्कुल उन्हें साथ नहीं रहना होगा पति पत्नी को। तो ये कुछ हमारे मेथड्स हैं। फिर इसके अलावा अगर कोई ऐसा दंपति आ रहा है जिसको एक बच्चा है, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है कि दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल की गैप रखें। तो उसके लिए इन सब मेथड्स के अलावा हम उन्हें एक कॉपर टी IUCD आता है जो गर्भ में लगता है, एक डिवाइस है, वो भी 5 से 10 साल के लिए बच्चे को रोक सकता है, और जब उन्हें बच्चा चाहिए तो वो उसे हटवा के वो फिर वो बच्चा उस तरह से प्लानिंग कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर परिवार कंप्लीट है किसी का, 2 बच्चे हैं और उन्हें बच्चे और नहीं चाहिए, तो उनके लिए हम उनको परमानेंट मेथड जैसे नसबंदी, महिला की नसबंदी होती है, जैसे कि ट्यूबल लाइगेशन, मिनी लैप, ये सब सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट में भी उपलब्ध है। और पुरुषों के लिए नसबंदी, तो जिसको आजकल NSV बोल रहे हैं, नो स्कैल्पल वैसेक्टमी। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पुरुषों में ये धारणा है कि इस प्रोसीजर के बाद उनकी मर्दानगी में कमी आएगी या उनको कमज़ोरी होगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि स्टडीज़ के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है, और अगर कोई ऐसा फील कर रहा है तो वो बिल्कुल ही मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। तो इससे ना डरें, और सरकार ने इतना अच्छा इंसेंटिव भी दिया, प्रोत्साहन राशि दिया है। सरकारी जगहों में 3,000 रुपये मिलते हैं NSV कराने के लिए, और अगर ट्यूबल लाइगेशन है उसमें भी 2,000 मिलता है, और अगर प्रसव के समय अगर कोई अपना ट्यूबल लाइगेशन करा रहा है तो उसमें भी 3,000 रुपये मिलते हैं। प्राइवेट में भी मिलता है, पर सरकारी में ये रेट्स हैं। तो ये सब तरीके हैं। और अगर मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेगनेंसी लेकर आ गया है और उसको बाद में पता चल रहा है, काफ़ी दिन निकल गया है या कुछ दिन निकला है, तो उसमें भी तरह तरह के मेथड्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिससे अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन ये सब हमेशा डॉक्टर को दिखा के करना है, उनके सलाह के साथ। और उसके बाद अगर 7 से 8 हफ्ते हुए हैं तो दवाइयाँ से भी हो सकती है, नहीं तो DNC प्रोसीजर्स होता है, वो सब से अबॉर्शन किया जा सकता है। और अभी के हिसाब से जो रूल है 24 हफ्ते तक ये किया जा सकता है DNC। जी, हमारी भारत सरकार और झारखंड सरकार समय समय पर परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाती है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं जी, जिसमें
ये परिवार मिशन परिवार विकास एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। साथ में हम लोग इसमें जो नया जो सरकार में आया है वो PPIUCD है, पोस्टपार्टम IUCD। जैसे मैम ने अभी बताया कि किसी भी स्त्री को बच्चे होने के बाद तुरंत अगर वो PPIUCD लगा सकती है ताकि वो दूसरे बच्चे होने के बीच में अंतर रख सके। दूसरा है सास बहू सम्मेलन आजकल आ गए हैं जिसके अंतर्गत जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम लोग बुला करके सास और जितनी भी बहुएं हैं उनको बुला करके एक इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं ताकि जितना बहू को जानना ज़रूरी है सास को भी उतना ही जानना ज़रूरी है। क्योंकि सास पहले ज़माने में जो थिंकिंग था कि बेटा ही चाहिए, वो एक सास के प्रति भी, सास की तरफ से भी ज़्यादा आता था और वो एक प्रेशर रहता है बहू पे कि नहीं कि हमको बेटा देना है उनको। तो अब वो सोच धीरे धीरे हटाने के लिए ये सब सम्मेलन चलाए जा रहे हैं ताकि दोनों जागरूक हो, सास भी जागरूक हो ताकि वो बहू के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाए और बहू को भी सारे जितने हमारी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिले ताकि वो अपने परिवार को छोटा रख सके, खुशहाल रख सके। और भी सारी योजनाएं हैं, जैसे हम लोग अपने जो बास्केट ऑफ चॉइस मैम ने बताया उसमें हमने अंतरा जोड़ा है, इंजेक्टेबल IUCD जो कि 3 महीने में एक बार लेना रहता है, छाया जोड़ा है जिसमें हफ्ते में एक बार लेना रहता है। तो ये सब सारी नई कॉन्ट्रासेप्शन का उपाय हम लोग ले करके आए हैं। तो ये सब के जरिए और ये सब आने से बहुत ही सुविधा हो गई है नव दंपति को डिसाइड करने में कि वो किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करे और कैसे अपने परिवार को नियोजित रख सके। जी, एक डॉक्टर होने के नाते जो लोग भी आपके पास आते हैं, माना कि एक दिन में करीब 10 दंपत्ति आपके पास आते हैं, तो क्या वो 10 दंपत्ति आपकी बातों पर अमल करते हैं? जी, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी एक आंकड़े के साथ जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस रेट। मतलब कि अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो प्रसव उम्र में है, जैसे 15 से लेके 45 साल तक, तो उस उम्र में कितनी महिलाएं हैं जो कि कोई भी परिवार नियोजन के तरीके को यूज़ कर रही हैं। तो वो हमारे झारखंड का रेट है करीब 60%, 50 से 60% है। तो अगर 100 में की हम बात कर रहे हैं तो 100 दंपत्ति में हो सकता है 50 लोग ही हैं जो यूज़ कर रहे हों। और एक और आंकड़ा है जिसको हम अनमेट नीड्स कहते हैं, ये उन महिलाओं का आंकड़ा है जो चाहती हैं यूज़ करना, जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहती हैं लेकिन कोई कारण से वो नहीं कर पा रही हैं, घर में मना कर रहा है या कोई तरह का डर हो। तो ये आंकड़ा हमारे झारखंड का करीब 22% है। तो 100 में से ऐसे 22 लोग होंगे जो चाह के भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। क्या वो जागरूकता दर जो है वो घटी है या बढ़ी है? निश्चित ही कल के तुलना में आज की अगर हम बात करें तो ये जागरूकता दर बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग के सामने जो हेल्थ फैसिलिटी उसमें डिमांड्स आ रही हैं, जो यूज़ कर रहे, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि अब यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। परिवार नियोजन की जितनी भी सुविधाएं सरकार दे रही हैं उसको दंपत्ति यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो 2017 से 18 में जो आंकड़े थे उसकी तुलना में 2021-22 में ये आंकड़ों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर हम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें, जो हमारा अंतरा है, उसकी 55 गुना अधिक वृद्धि हुई है। तो डिमांड हो रहा है और उसकी वृद्धि भी हो रही है। छाया की बात करें, उसका भी डिमांड 24 गुना अधिक बढ़ चुका है पहले की तुलना में। 2017 की तुलना में 22 में ये 24 गुना अधिक बढ़ चुका है। वहीं PPIUCD की जो डिमांड है वो 10 गुना अधिक बढ़ चुकी है। और जो कॉन्डम और OCP पिल्स हैं हमारे, उनकी जो डिमांड है वो 4 गुना अधिक बढ़ी है। तो ये सभी आंकड़ों को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि जागरूकता तो बढ़ रही है और नवविवाहित जो हैं या जो भी हमारे एलिजिबल कपल्स हैं वो लोग में जागरूकता हो रही है और वो उसे अपना रहे हैं, तभी ये डिमांड आ रहा है।
और अब इसके तरफ बढ़ रहे हैं। और ये काफ़ी हमें खुशी है बताते हुए कि झारखंड राज्य में जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो हम लोग का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। हम लोग को 2.1 अचीव करना है, पर जो शहरी क्षेत्र में है उसमें TFR 1.5 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्र में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे अभी TFR थोड़ी अधिक है, जो कि 2.5 के करीब है। तो हमें वहाँ जागरूकता के कार्यक्रम या वहाँ पे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, ताकि ये अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े और कुल मिला के हमारे राज्य का TFR कम हो सके। जी, परिवार नियोजन कल और आज क्या अंतर पाती हैं आप इसमें? पहले तो बहुत ही जॉइंट फैमिली रहता था, सब साथ में रहते थे और ये भी नहीं मानना था कि बच्चे की कमी करनी है, बच्चों का नियोजन करना है। अनलिमिटेड बच्चे होते थे और लोग उसको अच्छा मानते थे और सोचते थे कि जितना बड़ा परिवार है उतना अच्छा है या उतने कमाने के लिए लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे आज के लोग, आज में ऐसा नहीं है। आज एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, लोग अकेले रहते हैं और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। एक एक बच्चे को पालने में जो खर्चा आता है, उसकी शिक्षा में जो खर्चा आता है, ये बहुत ज़्यादा, और ये लोग भी भली भांति जान रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी जागरूकता है कि पहले के मुकाबले में कि अब उनको परिवार नियोजन करना है। और पहले उपाय भी नहीं थे, पहले बहुत कम उपाय थे और प्रोग्राम में भी बहुत कम उपाय थे। पर अभी जितने उपाय हैं, जो इतने ऑप्शंस हमारे, जो हमने कैफेटेरिया अप्रोच बताया, विभिन्न प्रकार की ये है। और शिक्षा दर भी बढ़ रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं प्रोग्राम से। तो उन्हें अब पता है कि उनके पास ये तरीके हैं और अगर ये तरीके अपनाएं तो वो 2 परिवार, सुखी परिवार जो है वो चीज़ को वो करना चाहते हैं। तो पहले और अब में ये हम देखते हैं। और पहले बहुत ज़्यादा था प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जो था कि लड़का ही चाहिए। हालांकि अभी भी वो कुछ हद तक है। तो ये जो था उसके चक्कर में परिवार बहुत बड़ा हो जाता था। तो अभी भी, लेकिन लोग हालांकि शिक्षित हैं, जागरूक हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ अभी भी है कि लोग चाहते हैं कि लड़का हो और जब तक नहीं हो तो फिर थोड़ा वो करते हैं। तो ये हम देखते हैं, पाते हैं डिफरेंसेस। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो इस विषय पर बात करना नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें कहा जाता है कि आप डॉक्टरी सलाह ले लें तो वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि वो शिक्षित हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को समझाना, उन्हें जागरूक करना सरकार के लिए ही नहीं, एक डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे लोगों से आप लोग किस तरह से डील करती हैं या फिर उन्हें समझाती हैं? ये बहुत प्रिवलेंट है हमारे सोसाइटी में। अभी भी लोग खुल के इस बारे में बात नहीं करते हैं या संकुचित हो जाते हैं, या उनको लगता है कि अरे हम ये बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे जी। तो ये सोच को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार के द्वारा भी हमें हमारी इस सोच को मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार के बहुत सारे उपाय सरकार अपना रही है, जिसमें सबसे पहला है कि ऑडियो विजुअल क्लिप्स हम लोग बना रहे हैं, जिसमें परिवार नियोजन की सारी सुविधाएं, जो तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, उसके बारे में छोटा सा ऑडियो और वीडियो बनाया गया है, जो कि टीवी और रेडियो में प्रसारित होते रहता है। तो ये सब देख के, सुन के लोग समझ सकते हैं। दूसरा है कि जो डिस्प्ले मटेरियल हम लोग का आईसी मटेरियल है, वो बहुत पिक्टोरल, बहुत अच्छा रहता है कि किसी को एक नज़र में देखे तो वो रुक के, ठहर के वो सब कुछ देखने का कोशिश करेगा कि हाँ इसमें क्या क्या उपायों के बारे में बताएं। तो भले वो खुल के किसी और से नहीं बात करें, पर अगर वो उसके सामने डिस्प्ले किया हुआ है तो वो उसे पढ़ सकता है, उसको देख सकता है और उसकी सारी प्रक्रिया, सारी सुविधाएं जो भी उपलब्ध है सरकार की तरफ से, वो उनको पढ़ के जान सकता है। दूसरा है हम लोग का जो मिशन परिवार विकास है, उसके तहत सरकार मोबाइल पब्लिसिटी वैन चला रही है, जिसे हम माइकिंग भी करती है। तो इसमें सारे जितने भी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही हैं, जो कि निःशुल्क प्रदान कर रही हैं, सभी स्वास्थ्य सेवाओं में परिवार नियोजन की सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। और साथ में इसके लिए जो लाभुक हैं उनको सरकार इंसेंटिव भी दे रही है। तो ये सारे का प्रसार मोबाइल पब्लिसिटी वैन, माइकिंग, ऑडियो विजुअल क्लिप्स जो टीवी रेडियो में प्रसारित होते हैं, जो डिस्प्ले मटेरियल्स हैं उसमें दिखाए गए हैं, ताकि उन सारे इंसेंटिव्स के बारे में उनको जानकारी मिले और जितने भी उपाय वो अपना सकते हैं और छोटा परिवार कर सकते हैं, उसको अपना करके अपने परिवार को सीमित रखें और खुशहाल रखें। दूसरा कि जब तक वो जानेंगे नहीं कि उनको छोटा परिवार में क्या फ़ायदा हो सकता है, छोटा परिवार
के होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं कि परिवार खुशहाल रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, कम बच्चे रहते हैं, बार बार माँ और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता है, हमेशा स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कम होते हैं क्योंकि कम बच्चे रहते हैं। और वहीं जहाँ एक महिला बार बार माँ बनती है तो उनको कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण बार बार उन्हें अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता है। तो इससे एक आर्थिक बोझ भी उनके ऊपर बढ़ता है। तो अगर छोटा परिवार रहता है, सीमित परिवार रहता है, हमारे दो को अगर वो फॉलो करते हैं तो 2 बच्चों में उतना खर्चा उनका अस्पताल में भी नहीं होता है, और बीमार ना पड़ने के कारण उनकी जो काम जहाँ भी वो काम करते होंगे वहाँ से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती है। तो इस कारण वो कंटिन्यूस अपना हेल्थ ठीक रखते हुए अच्छे से काम कर सकते हैं और उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। साथ ही बच्चों को अच्छा एडुकेशन दे पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेंगी तो वो अच्छा एडुकेशन दे पाएंगे, हायर एडुकेशन दे पाएंगे, ताकि उनके बच्चे अपने पैर पे खड़े रहें, अपना खुद का कुछ काम कर सकें। दूसरा, उनको अच्छा पालन पोषण मिलेगा जो कि छोटे उम्र के बच्चों को बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम लोग देखें हम लोग के राज्य में कुपोषण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। तो वो इसी कारण है क्योंकि उनके माता पिता आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं कि उनकी जितनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। तो अगर छोटा परिवार रहेगा, 2 परिवार रहेगा, तो वो अच्छी न्यूट्रिशन डाइट, अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जितनी खान पान है वो उनको दे पाएंगे और उनका हेल्थ ठीक रहेगा, कुपोषित नहीं रहेंगे। और कुपोषित बच्चे नहीं रहेंगे तो वो अच्छे पढ़ाई में ध्यान देंगे, अपना फ्यूचर अच्छा करेंगे। तो इसीलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत सेफ़ हैं, इनके कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। अगर कोई दंपत्ति अच्छे से इन सारी सुविधाओं का लाभ लेता है तो वो एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। कहते हैं एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, और ये कहा भी गया है कि बच्चों में कम से कम 3 साल या 5 साल का अंतर तो होना ही चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि आपका पहला बच्चा 10 साल 12 साल की उम्र का हो चुका है, उसके बाद माँ जो है वो बच्चे को यानी दूसरे बच्चे को जन्म देती है। तो क्या यह सुरक्षित है एक महिला के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर महिला की उम्र 35 से कम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो कितना भी गैप करके कर सकती हैं। लेकिन 35 के बाद हम बोलते हैं कि एक हाई रिस्क हो जाता है प्रेगनेंसी में, और कई तरह के रिस्क माँ के स्वास्थ्य को भी हैं और बच्चे के भी स्वास्थ्य को है। सबसे पहले तो 35 साल के बाद उन्हें कंसीव करने में, मतलब बच्चा धारण करने में भी दिक्कत आती है, और उसके अलावा माँ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाइपर, जिसको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया भी हम बोलते हैं, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में अबॉर्शन होने का रिस्क ये भी 35 साल के बाद बढ़ता है, और प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग का रिस्क होता है जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, ये रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सिजेरियन होने के चांसेस, जो कि हम सोचते हैं कि सबसे आइडियल है नॉर्मल डिलीवरी हो जाना, तो नॉर्मल से सिजेरियन होने के चांसेस भी 35 साल के बाद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है, बच्चे का वजन ठीक तरह से नहीं बढ़ना, जिसको हम IUGR बोलते हैं, ये देखा गया है काफ़ी 35 साल के बाद के प्रेगनेंसीज़ में। और कई तरह के कंजेनाइटल एनोमलीज़, जिसको हम कहते हैं जन्मजात बीमारियां ऐसी हैं जो हो सकती हैं, जेनेटिक डिजीज़ेज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सब दिक्कतें 35 साल के बाद रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आज के दौर भाग के ज़िंदगी में कई लोगों की शादी लेट हो रही है और बच्चे भी लेट होते हैं, ये हम देख रहे हैं बहुत कॉमनली। तो अगर प्रेगनेंसी को ठीक तरह से मॉनिटरिंग की जाए शुरू दिन से, तो इन चीज़ों को हम होने से बचा सकते हैं, और अगर ऐसी कुछ होती हैं तो सही समय पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं हैं हमारे पास। जो महिलाएं न चाहते हुए भी जिन्हें अबॉर्शन कराना पड़ता है, तो एक अबॉर्शन जो है वो कितना सेफ है महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर उन्हें बाद में दूसरा बच्चा करना पड़े तो क्या वो सुरक्षित है? देखिए, कई बार ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारी महिलाओं को फेस करना पड़ सकता है कि वो ना चाहते हुए भी गर्भ धारण कर ली हैं। पर ये डिपेंड करता है कि उनका गर्भ जो धारण किए वो कितने महीने का है।
अगर वो 2 महीने से कम का है, 8 से 8 हफ्ते का है, तो वो आराम से हमारे सरकार के द्वारा भी मिलता है, MTP पिल्स कहते हैं उसको, वो कर सकती हैं। और अगर वो 8 हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ है तो उसको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेके एक सरकारी अस्पताल में, या जो भी आप प्राइवेट जो भी आप प्रेफर करें, वो अस्पताल में जा कर के डॉक्टर की पूरी देखरेख में अबॉर्शन कराना चाहिए। उसका DNC मेथड है, वो हम लोग 20 से 24 हफ्ते के अंदर अगर हफ्ते का अगर गर्भ है तो हम वो कर सकते हैं। अब सरकार भी वो 20 से बढ़ा करके वो 24 महीना कर चुकी है MTP एक्ट के तहत। तो अबॉर्शन का जहाँ तक बात करें, ये सेफ़ है बशर्ते वो सही जगह पे सही एडवाइस, सही गाइडेंस के अंदर हो। और अगर कोई महिला इस प्रोसीड्योर से गुज़रती है, अबॉर्शन कराती है, तो उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि उसके बाद कम से कम 1 साल तक प्रेगनेंसी, 6 महीने से 1 साल तक दूसरा बच्चा ना करे, क्योंकि ये अबॉर्शन भी एक तरह का ट्रॉमा है शरीर के लिए। और अगर एक ट्रॉमा से एक औरत गुज़र रही है तो उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसको शरीर में जितनी भी वो उससे रिकवर करने के लिए कम से कम उनको 6 महीने से लेके 1 साल का समय शरीर को देना चाहिए कि वो उससे रिकवर कर सके। उनका जो रेगुलर डॉक्टर की सलाह में रहें, रेगुलर आयरन, फोलिक एसिड की जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं वो लेते रहें, उनका हीमोग्लोबिन ठीक रहे, और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही दूसरे बच्चे का सोचें। और सरकार की तरफ से अभी ये अनचाही जो गर्भ धारण हो जाती है उसके लिए भी जैसे स्मृति मैडम ने बताया कि एक पिल्स आती है, आई पिल्स या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहते हैं, कि जैसे मान लीजिए ना चाहते हुए भी अगर संभोग हो गया तो उसके बाद अगर 72 आवर्स के अंदर वो पिल्स वो अगर वो ले लेंगी तो वो गर्भ धारण नहीं करेंगी। तो ये सब के बारे में भी जागरूकता है, और पर आदमी को पता नहीं है, वो यूज़ नहीं करते हैं, और उसके चलते क्या होता है कि अनचाहा गर्भ ठहर जाता है। तो अगर ये पहले ही वो पिल्स को ले लेंगी जो सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, तो इसका अबॉर्शन का नौबत बहुत कम हो जाएगा, और वो हम लोग प्लान तरीके से सही प्रेगनेंसी, एक अच्छे पूरा 9 महीने का हेल्दी और स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देंगे, और माँ का सेहत भी ठीक रहेगा। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि परिवार नियोजन के प्रति वो और कैसे जागरूक होंगे। हर जो दंपति है वो हर फैसला सोच समझ के ले और जागरूक रहे, और सरकार की सारी सुविधाओं के बारे में जाने और उसको इस्तेमाल करे, और शादी के शुरू के कुछ साल अपने रिश्ते को मजबूत करने में ज़्यादा ध्यान दें, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, और उसके बाद फिर बच्चे के बारे में सोचें। लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग अभी सरकार के द्वारा चल भी रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां ही, अगर हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हम एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। तो इस जागरूकता फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से है कि लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हम दो हमारे दो, अगर आपका परिवार संयमित रहेगा तभी आपका परिवार सुखी रहेगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।